घर में सुबह 7 बजे टीवी की आवाज गूंज रही है। धूम ताना धूम ताना। नहीं 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 नहीं। अरे ये सुबह सुबह किसके यहाँ सास बहू की नौटंकी चल रही है? अपने यहाँ ही चल रही है बेटा। तेरी माँ और उसकी प्यारी बहू टीवी के सामने गड़े हुए हैं। अरे मेरा नाश्ता बन गया क्या? सुबह सुबह टीवी के सामने क्यों बैठे हो दोनों? वो तो मैंने सुबह 6 बजे ही बना दिया था। अब मुझे टीवी देखने दो। आज अमित की तीसरी शादी होने वाली है और उसकी 2 बीवियां मंडप में पहुंच जाएंगी आज। ये सब तो कल शाम को माँ देख रही थी, वही है ना? हाँ, अभी रिपीट टेलीकास्ट है, मेरा छूट गया था ना कल। अब चुप हो जाओ ना, देखने दो ना। रवि और किशन अपना नाश्ता करते हैं, लंच लेते हैं और चले जाते हैं। चला गया वो दोनों। मैं भी वापस देख लेती हूँ। ये सब ड्रामा देखने में ना बहुत मजा आता है। ये देखकर ना फटाफट हम भी नाश्ता करके लंच बना लेंगे अपना। फिर वो गाने वाला प्रोग्राम भी तो आएगा ना। आज फाइनल राउंड है, देखते कौन जीतता है। मेरे हिसाब से तो कामिया जीतेगी। अरे नहीं नहीं, मेरे हिसाब से वरुण जीतेगा। फटाफट काम कर लेते हैं, फिर देखेंगे। मार्केट भी जाना है ना सामान लाने। मार्केट में? अरे भाभी, समाचार देख नहीं रही हो आजकल? क्या चल रहा है देश में? भाई साहब, हम औरतों के पास समय ही कहाँ होता है ये सब देखने के लिए। घर के काम खत्म ही नहीं होते। हाँ, पर इन सब चीजों से घर गृहस्थी पर भी तो असर पड़ता है। घर का बजट भी हिल जाता है। अरे मैं अपना घर संभालती हूँ बस। बजट रवि और इसके पापा का काम है। यही सब मेरे घर की औरतें भी बोलती है। कमाल हो आप लोग भी, वैसे सारा दिन टीवी देखते हो पर काम की एक चीज नहीं देखते। चलिए मिलते हैं फिर, आइए कभी घर। हाँ हाँ जरूर। दोनों अपने अपने घर निकल लेते हैं। घर पर अरे रास्ते में शर्मा जी मिल गए थे। पूरा टाइम यहाँ वहाँ की बातों में खराब कर दिया। चल मेरा सीरियल लगा दे, आज आखिरी बार रिपीट टेलीकास्ट है, फिर 2 दिन रुकना पड़ेगा। कामिनी सीरियल लगा ही रही थी कि तभी रवि और किशन ऑफिस से आ जाते हैं। हे भगवान, आज तुम्हारा ये सारा दिन चलता रहा क्या? अब मुझे न्यूज देखने दो, कुछ जरूरी घोषणाएं की है सरकार ने। हाँ हाँ पता है, जरूरी घोषणा है। बस ये पार्टी वो पार्टी, इसने उसके खिलाफ बोल दिया, उसने इसके खिलाफ बोल दिया, यही तो आता है। अरे आप फोन पर देख लो ना, हमें शांति से सीरियल देखने दो, उसके बाद ही खाना लगाएंगे। पापा, ये सास बहू की जोड़ी तो हमें आज भूखा मारेगी। चलो मैं लगा देता हूँ खाना। वो दोनों खाना खा लेते हैं और सास बहू भी अपना टीवी देखते देखते खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह घर के बाहर एक कैब खड़ी होती है। हमारे यहाँ से कौन जा रहा है, क्यों और कहाँ? मैं जा रही हूँ मेरे एनजीओ की तरफ। आज हमें फ्रूट्स देने हैं ना। चलो मैं छोड़ देता हूँ, मेरा रास्ता वही है। अरे नहीं, मैं अपनी एक सहेली से मिलती हुई जाऊंगी। अरे तो मैं 5 मिनट रुक जाऊंगा। अरे नहीं, मैं अकेले कैब में ही जाऊंगी। हम सब अकेले अकेले कैब से ही जा रहे हैं। अरे पर तुम्हारे एनजीओ के 2 लोग तो हमारी सोसाइटी में रहते ना, तुम तो साथ चले जाओ। अरे तुम्हें क्या हो गया है? अकेले अकेले अगर हम सब अपनी कैब से जा रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? अरे तुम लोग नहीं देखती हो, कुछ पता नहीं है क्या? सरकार ने क्या बुलाया, थोड़ा पेट्रोल डीजल बचा के चलो। तुम और तुम्हारी न्यूज मुझे नहीं पता, हम सब अपना अपना ही करेंगे। अरे ये सब तो चलता ही रहता है, कुछ न कुछ आता ही रहता है रोज, तो रोज हम टेंशन पाले क्या? कामिनी उसकी एक नहीं सुनती और वो सब लोग एक एक अलग अलग कैब करके एनजीओ तक पहुंचते हैं। एनजीओ पहुंच, अरे हम एनजीओ चलाते हैं, हम जब भलाई कर रहे हैं तो हमें बाकी अच्छी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हुआ मैडम? आप लोग न्यूज नहीं देखते क्या? आपको कुछ नहीं पता? आप तीनों तो एक ही सोसाइटी की है ना, एक कैब में आ सकते थे। अरे ये क्या चक्कर है? मेरे पति भी सुबह कुछ तो कह रहे थे, पेट्रोल डीजल बचत करना है, कुछ सरकार की तरफ से बोला गया है। हाँ, यहाँ भी यही कह रहे थे। हमें कौन सा न्यूज देखने का टाइम मिलता है जो ये सब पता हो? सारा दिन काम काज से फुर्सत ही काम मिलती है। छोड़ना ये सब। ये बता, तूने वो अमित की दूसरी शादी वाला एपिसोड देखा था? कितना मजा आया था ना जब उसकी दोनों पुरानी बीवियां पहुंच गई थी। देखा था ना, वो भी 3 बार, रिपीट टेलीकास्ट भी देखा था। मुझे तो ना उसके सीन्स देख देख कर ना हंसी आ रही थी, इसलिए बार बार देखा। चलो चलते, यहाँ का काम खत्म हुआ। सरकार भी ना सोती रहती है, आम इंसान की भलाई के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, तभी हमारा देश पिछड़ते जा रहा है। दूसरे देशों में देखो, जो सरकार बोल देती है सब मान लेते हैं, तभी सब इतनी तरक्की कर रहे हैं। सही कह रही हो, हर चीज महंगी हो रही है, सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को ना फाइन लगा देना चाहिए बात बात पर, तभी हम सुधरेंगे। तभी उनका कैब ड्राइवर रेड लाइट जंप करने वाला होता है। पुलिस कैब रोक लेती है। अरे सर छोड़ दीजिए ना, गरीब है और हम लेडीज हैं, हमारी क्या गलती है? सर प्लीज छोड़ दीजिए, मैं भी अकेली रहती हूँ, घर पर बेटी अकेली है। ये कहकर दोनों छूट जाती हैं। क्या पगला बनाया पुलिस को? अरे इतना लंबा जाम है,
ये नहीं कि लोग थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, कम से कम जाम तो नहीं लगेंगे। थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं और कामिनी आते ही अपना चैनल लगाने लगती है। अरे थोड़ा सा तो देखने दो, कुछ सोने चांदी की खबर आ रही थी। अरे हटाओ इसे, तुम अपने फोन पर देख लिया करो ये सब। थोड़े थोड़े दिन में सरकार कुछ से कुछ कहती रहती है, फिर वापस सब कोई वही हो जाता है। अरे इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है, मामला थोड़ा सीरियस है, तुम समझ नहीं रही हो। थोड़ा तो न्यूज देखा करो। हाँ तो देख लेंगे ना, अभी ये देखने दो। पुराना वाला खत्म हो गया, इस पर आज नया चालू होने वाला है। बहू कभी बेटी नहीं होती। हे भगवान, क्या क्या देखते हो आप दोनों, और फिर यही सब दिमाग में बैठ जाता है। हमारे दिमाग में कुछ नहीं बैठता। हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं होगी, और हुई भी तो तुम लोगों की वजह से होगी। चल अब चुप कर, देखने दे। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मैं आज घर से ही काम करूंगा, वर्क फ्रॉम होम रहेगा 1 हफ्ता। क्यों? अरे अब तुम लोगों को क्या बताऊं, तुम्हें किसी चीज का आगा पीछा तो पता है नहीं, इसलिए रहने दो। हे भगवान, मम्मी जी ये घर पर रहेंगे ना तो सारा दिन काम करवाएंगे और टीवी भी नहीं देखने देंगे शांति से। ये सास बहू की कुछ ज्यादा ही जम रही है। पति अच्छा नहीं लग रहा है घर पर। क्या हो भाई? हाँ चलो अब नाश्ता लगा दो, ये सब बाद में देख लेना। मुझे पता था टीवी ही नहीं देख पाऊंगी मैं। नाश्ते में कामिनी आलू पराठा और दही लाती है, उस पर मक्खन तैर रहा होता है। अरे इतना घी, इतना बटर? क्यों, क्या हुआ? तो डाइटिंग पर है क्या? हमेशा इतना ही तो लगवाता है, आज क्या हुआ? अरे कोई डाइटिंग नहीं है, बस उसे थोड़ा कम करने की ट्राई करना। वैसे भी अभी हम कुछ बोलेंगे तो आप तो मानोगे नहीं, इसलिए रहने देते। सही कह रहा बेटा। ये तो ऑफिस नहीं जा रहा, आप भी शाम को जल्दी आ जाना। शाम को मेरे ताऊ जी आएंगे, वो जिनका घी तेल का कारोबार है ना। हाँ भैया आ जाएंगे। शाम को सुलभा के ताऊ जी आते हैं और वो भर भर कर घी तेल लेकर आते हैं। अरे भाई इन सब की क्या जरूरत थी, आप ही का तो घर है। अरे बेटी के घर खा लिया थोड़ी ना आता, वैसे भी अपना तो कारोबार है घी तेल का। ताऊ जी आप ये सब ले आए, पर इन्हें पता नहीं क्या हो गया, आजकल ठीक से घी खाते ही नहीं है। बोलते हैं कि खत्म हो जाएगा, फिर खरीदना पड़ेगा और देश का नुकसान होगा, सरकार के लिए परेशानी हो जाएगी। अरे हम तो मस्त खा रहे हैं और बेच भी रहे हैं, और गांव में तो लोग भर भर कर आगे भी बेच रहे हैं। आता तो शहर में ही है ना, मेरे यहाँ तो डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं। अरे भाई साहब हर कोई समझता नहीं है ना बात को। और दूसरी बात, थोड़ा दुनिया की खबर रखनी पड़ती है। हमसे जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं कोशिश। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। लोग कम ही ले रहे होंगे, ज्यादा बिक्री नहीं हो रही होगी। सरकार ने कुछ बोला है खबरों में, अखबार में भी आता रहता है। अरे ऐसा क्यों, हमारा धंधा तो खूब चलता है, हमें कहाँ है फुर्सत कारोबार से जो ये सब देखे। अरे कामिनी चल ये ताजा तेल ले ले और सबके लिए गर्मा गर्म पूरियां बना दे, आज देखना क्या अलग ही स्वाद आता है खाने में। अरे नहीं ताऊ जी, आजकल आदत नहीं रही है घी तेल खाने की। एक तो गर्मी भी बहुत है, ऊपर से सुबह भी आलू पराठा खाया है घी चिपड़कर। अब इन औरतों को तो समझ में आएगा नहीं। आप आइए देखिए आजकल खबरों में क्या चल रहा है। वो टीवी चलाते हैं तो सब जगह एक ही न्यूज आ रही होती है, घी तेल पेट्रोल सोना चांदी फॉरेन ट्रिप्स। अच्छा ये बात है। चलो अब ये तो मैं ले आया, तो ये आप रखिए, मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। वो चले जाते हैं। न्यूज चल रही होती है, दोनों सास बहू सुनते हैं कि सरकार बार बार घी तेल पेट्रोल इन सब का इस्तेमाल कम करने के लिए बोल रही है। अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है भैया होने दो। होने दो नहीं, थोड़ा सा ध्यान तो हम भी दे सकते हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ ठीक है, देखता है। माँ जी ये दोनों इतना बोल रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ ही लेते हैं क्या चक्कर है। सही कह रही है। दोनों आराम से बैठकर न्यूज देखते हैं, उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है। शाम को, अरे ये रोटी सूखी सूखी सी लग रही है, घी नहीं लगा है क्या? आप ही ने तो कहा था कम करने को, तो कर दिया, पूरी रोटी पर 2 बूंद फैला दिया। तुम्हें ही तो सरकार की पड़ी है ना, सरकार ये कह रही है वो कह रही है। अरे पर ये तो बिल्कुल रूखी लग रही है। भैया आपको ना किसी में भी चैन नहीं है। अरे सुलभा क्या बात है, ये कैसे पराठे पानी से सेक दिए क्या, इतने कड़क और बेस्वाद? अब जब हम अपना टीवी काम करके न्यूज देखने लगे और उसके हिसाब से चलने लगे, तब भी दोनों को दिक्कत हो रही है। सुनो, शाम को पड़ोस वाला परिवार खाने पर आएगा। वो जो हमने घर में रिनोवेशन करवाया ना, वो देखना है उन्हें, तो फिर मैंने खाने का भी बोल दिया। हाँ हो जाएगा, आप पैसे दे दो, हम दोनों सब्जियां लेकर आते हैं। वो दोनों सुबह की निकली, दोपहर तक नहीं आती। अरे वे कहाँ हो तुम लोग, खाने का टाइम हो गया है, हम भूखे बैठे हैं सुबह से। इतना टाइम तो कभी नहीं लगा तुम्हें? अरे न्यूज में देखा था ना, पेट्रोल डीजल की खपत कम करना है,
तो हम दोनों साइकिल रिक्शा से आ रहे। हे भगवान, कभी तो दिमाग भी लगा लिया करो। जब जल्दी है काम की तब तो ये सब मत करो। तुम डिसाइड कर लो, हमें बता दो क्या करना है। कैसे भी चैन नहीं है इनको। दोनों घर पहुंचती है और देखती है रवि और किशन मैगी खा रहे हैं। अरे आ तो रहे थे। हमारे भूख से प्राण निकल जाते तब तक। अब जाओ जल्दी से खाना लगाओ। ये सब ठंडा क्यों है? तो आप ही ने तो कहा था गैस भी कम इस्तेमाल करना है, कम खपत करना है, तो सुबह एक बार में नाश्ते के साथ बनाकर रख दिया था सब। रोटियां भी बना ली थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत मोल ली हमने। लाओ अब जो भी है। सबकी 2-2 रोटी है। ज्यादा रोटी पर ज्यादा घी लगेगा, फिर और लाना पड़ेगा, फिर सरकार को नुकसान होगा। और भूख लगे ना तो फल या नमकीन खा लेना। सुलभा, तुम लोगों ने तो हद कर दी। अरे भाई अब तो ऐसे ही चलेगा। अब तो कम से कम 1 साल तक रोटी पराठे कम ही बनेंगे और न ही पराठों पर घी लगेगा। ऐसा और इतना ही खाना होगा। पर जो मैंने शाम को पड़ोस वालों को बुलाया है उसका क्या? उनको तो पूरियां खिलाएंगे ना। हाँ तो पूरियां और घी में बना हुआ बढ़िया खाना खिला देंगे। चलो, कोई तो ढंग से खाना खाएगा। शाम को मेहमान आते हैं। घर का रेनोवेशन देखने के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। शर्मा जी, आज तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी बीवी और बहू दोनों ही बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। कामिनी खाना लगाती है तो सब दंग रह जाते हैं। बस हाथ जितनी छोटी छोटी पुरिया और उससे भी छोटी छोटी कटोरियां, उसमें खाना होता है। अरे भाई साहब, ये सब मेरे मायके के साइड की स्पेशल थाली है। वहां पर जब कोई बहुत ही खास आता था ना तो उसे ऐसे ही खिलाते थे हम। आप ये मत सोचना कि घी तेल बचाने के लिए हमने ऐसा किया है। अरे घी तेल की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं भाभी, मैंने तो घी तेल की कोई बात की भी नहीं है। पूरियां वैसे देसी घी की नहीं लग रही, बिल्कुल ही चिकनाई नहीं है। ये तो एयर फ्रायर में बनी है, घी तेल की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वो लोग खाना खाने लगते हैं और एयर फ्रायर की पूरियां काफी कड़क लगती है। सबके मुंह से कचर कचर की आवाज आने लगती है। और लीजिए ना भाभी जी। नहीं नहीं, बस पेट भर गया। आपने इतना सारा खाना खिला दिया। एयर फ्रायर पूरियां देखने लायक थी वैसे। ऐसा तो कभी खाया ही नहीं हमने। अरे बस बस, कहाँ कुछ ज्यादा कर पाए हम। वो लोग बेचारे भूखे ही चले जाते हैं। कमाल हो गया, तुम लोगों ने आज नाक कटा दी। कोई आया था तब तो अच्छे से काम करना चाहिए था। एयर फ्रायर में कौन बनाता है पूरियां? अरे इस पे घी तेल की खपत नहीं होती ना। अरे पूरी को रखो साइड में एक बार के लिए। सब्जियां छोटी कटोरी में क्यों? अरे वो हमने तेल बचाने के लिए बहुत ही छोटी कढ़ाई में बनाई थी। बड़ी में बनाते तो ज्यादा तेल लगता। छोटी कढ़ाई पूरी भरकर बनाई थी। ऐसे ही तो कहा नहीं सरकार ने, ऐसे तो कम कर पाएंगे ना। जब जल्दी और अच्छा काम करने की जरूरत होती है तभी तुम्हें यह बचत याद आ जाती है। आप ही ने तो बोला था तो आप कर रहे हैं। भाई तुम लोगों से जीतना मुश्किल है। हाँ, रवि और किशन अगले दिन देखते हैं कि सास बहू ने नाश्ता ही नहीं बनाया अब तक। टेबल पर फ्रूट्स कटे रखे हैं। नाश्ता का फ्रूट्स है तो सही, आज यही है। देखो कल इतनी गैस जली, कितनी देर तक जली, तो फिर आज हम बचत करेंगे। अरे सुलभा, कुछ तो बना लेती। पेट भरने से मतलब है ना, पेट तो इससे भी भर जाएगा। तुम दोनों को कुछ होश है कि हमने 2-3 दिन से पेट भर खाना ही नहीं खाया? पर पेट तो भर रहा है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि खाने से भरे। फ्रूट्स, नमकीन, मैगी, इन सब से भी तो पेट भर जाता है। ये सब कटौती तुम लोगों के लिए ही हो रही है। हम तो अपना मस्त खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं ऐसे रूखा सूखा खाना नहीं खा सकती, ना माँ जी खा सकती है। हम तो भाई अपना अच्छे से बनाकर खा रहे हैं। अरे हम औरतें वैसे भी आधे समय तो ठीक से खाना नहीं खाती। अब जो खाती है कम से कम वो तो अच्छे से खाए। हमसे नहीं होगी कटौती, तुम लोग ही करो जो सरकार कह रही है। चलो पिताजी, आज तो चाय की टपरी पर ही कुछ खा कर आते हैं। इन दोनों को कुछ बोलना मतलब आफत बुलाना। अरे शर्मा जी और तुल विजय, तुम लोग भी यही हो? क्या बात है? अंकल वही बात है ना जिस वजह से आप लोग यहाँ। औरतों को कुछ बोलो मतलब कुछ और ही मतलब निकाल देती है, फिर घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं। मेरी वाली ने तो मेरा कार से आना जाना ही बंद कर दिया है, बस मैं धक्के खा रहा हूँ। हम लोग तो एक ही टाइम खा रहे हैं, बाकी चाय कॉफी पीते रहता है। और शर्मा जी आप? आपको सही बात बताऊं, हम उस दिन आपके यहाँ खाने पर इसलिए आ गए थे क्योंकि श्रीमती जी ने कहा अपनी 1 दिन की गैस बच जाएगी, और वो हम पर ही भारी पड़ गया। मतलब सभी जगह यही हाल है? पिताजी घर चलते हैं और इनको बोलते हैं कि वो लोग अपने सास बहू में बिजी रहे। इन्होंने और कुछ देख लिया न्यूज में और कुछ और समझ लिया तो अब तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे।
दोनों घर आते हैं और जाती ही उनके सामने उनका सास बहू लगाकर दूसरे कमरों में अपना अपना ऑफिस का काम करने लगते हैं। मिली आज के जमाने की एक आम सी लड़की नेहा से। नेहा की पर्सनल डिक्शनरी में 3 शब्द सबसे ऊपर आते हैं। पहला आलस, दूसरा लापरवाही और तीसरा शॉर्टकट। नेहा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तीनों शब्दों का जमकर इस्तेमाल करती थी। अगर उसकी गलती पकड़ी जाती तो उसका विक्टिम कार्ड भी हमेशा तैयार ही रहता था। आप हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेहा से। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। पलंग पर गीला तौलिया, इधर उधर बिखरे गंदे कपड़े और जूते चप्पल, कागज के टुकड़े। राम राम राम, ये इसका कमरा है या कबाड़ खाना? आने दो जरा, आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। उसी समय नेहा फोन पर खिलखिलाते हुए कमरे में आती है और साधना का उखड़ा हुआ मूड देखकर चुपचाप फोन बंद करके मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, क्या हुआ मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? बेटा, तुझे वाकई ही नहीं पता कि मैं यहाँ खड़ी रहकर इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हूँ? ये अलमारी से बाहर झांकते ठूस कर भरे हुए कपड़े, बिखरा हुआ सामान और ये गंदगी देखकर कौन कहेगा कि ये कॉलेज जाने वाली 23 साल की लड़की का कमरा है? मम्मी, आज मुझे उठने में देर हो गई थी, इसलिए सब ऐसा ही छोड़कर चली गई। सोचा था घर आते ही अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी और सारी चीजें जगह पर रख दूंगी। ये तो तू रोज ही सोचती है बेटा, लेकिन करती कभी नहीं है। आज तू पहले अपना कमरा साफ करेगी, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि रोज रोज सुबह उठने में तुझे देर क्यों हो जाती है। मम्मी, मैं रात को देर तक पढ़ती रहती हूँ, इसकी वजह से सुबह मेरी नींद नहीं खुल पाती। अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती तो हमारी है जो तुझे हमने इतनी ढील दे रखी है। हमारे लाड प्यार के कारण ही तू इतनी आलस और लापरवाह हो गई है। मम्मी, आप ना हमेशा बस मेरी गलतियां ही गिनाया करो। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि। आज तो साधना कुछ भी सुनने की मूड में नहीं थी। नेहा की बात सुने बिना वो वहां से चली जाती है। नेहा मन मार कर जैसे तैसे कमरा साफ करती है और खाना खाने के लिए आती है। कर दिया कमरा साफ बेटा, थोड़ी देर में जाकर चेक करूंगी मैं, और अगर थोड़ी सी भी गंदगी दिखाई दी तो फिर सोच लेना मैं क्या करती हूँ। कर लेना चेक मम्मी, आजकल आप बिल्कुल हिटलर की तरह होती जा रही हो। पहले तो कभी कभी आपने इस तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया, और अचानक अब क्या हो गया आपको? पहले तो कभी भी आपने इस तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया था मेरे साथ, अब अचानक क्या हो गया आपको? उसी का नतीजा भुगत रही हूँ बेटा जी। हम यहाँ तेरी शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं और तू है कि आलस और कामचोरी का वरदान लिए बैठी है। ससुराल में भी तेरे यही ढंग रहे ना, तो तेरी सास सबसे पहले तुझसे ज्यादा मुझे कोसेगी। कोसेगी तो ऐसे कह रही हूँ मम्मी, जैसे मैं ससुराल जाते ही वहाँ की सारी सुख शांति भंग कर दूंगी। वैसे भी अगर मैं वहाँ पर परफेक्ट और सुशील बहू बनकर चली गई तो मेरी सास को मुझे ताने मारने का मौका कैसे मिलेगा? वाह 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 वाह, क्या सोच है मेरी बेटी की। तो और फिर तो वो मुझे सुधारने का क्रेडिट कैसे ले पाएंगी? अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि उनसे उनका ही हक छीन लूंगी। साधना गुस्से में वहां से चली जाती है। नेहा वहीं सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाती है। कुछ दिन बाद नेहा अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाती है और इसके बारे में मम्मी को कैसे बताए इस जुगाड़ में लगी रहती है, और वो मौका उसके हाथ लग जाता है। एक दिन, नेहा, कल मेरी कुछ खास सहेलियां लंच के लिए आ रही हैं, मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ, तुम कुछ अच्छा सा सजेस्ट कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सजेस्ट भी करूंगी और उन डिशेस को बनाने में आपकी हेल्प भी करूंगी। हेल्प रहने दे बेटा, तू बस मेन्यू ही सजेस्ट कर दे, यही मेरी सबसे बड़ी हेल्प होगी। कैसी बात कर रही हो आप मम्मी, आपकी खास सहेली आ रही है तो मेन्यू भी तो खास होना चाहिए, और खास मेन्यू को बनाने में आपको हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए तो कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, कल का कल देखते हैं, फिलहाल तुझे मेरी मदद करनी है तो मुझे 1 कप कड़क चाय बनाकर दे दे। चाय तो अच्छा रहने दीजिए, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ, एकदम अच्छी सी। हाँ वही ले आ, पता है ना, बस पानी ही तो गर्म करना पड़ेगा, आलसी कहीं के। वैसे जरूर कोई ना कोई बात होगी जो तू सामने से मुझे मदद का ऑफर कर रही है बेटा, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ऐसा करती हूँ कि मम्मी को चाय ही बना देती हूँ, मम्मी को कुछ भी करके मनाना पड़ेगा, नहीं तो उनसे ट्रिप की बात करूंगी तो वो साफ मना कर देगी। अच्छा मम्मी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, खुश। नेहा साधना के लिए चाय बनाकर लाती है और साधना को देती है। अगले दिन साधना सुबह से ही काम में लग जाती है। नेहा को मना करने के बावजूद वो किचन में जाती है और साधना से पूछती है, मम्मा कुछ काम बताओ ना, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है, तो फिर ये प्याज काट दे, लेकिन देख कचरा हाथों हाथ डस्टबिन में डालती जाना, अभी मुझे किचन बिल्कुल साफ चाहिए, मेरी सहेली आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा।
आंखों में पानी और जलन होने के कारण नेहा बेतरबी से मोटे मोटे टुकड़ों में प्याज काटती है। ये देखकर साधना चिढ़कर कहती है, नेहा मुझे बारीक कटे हुए प्याज चाहिए, इतने मोटे मोटे नहीं। तो रहने दे, और इतनी चटनी सिर्फ मिक्सर में घुमा दे, इसमें सब मिला दिया है मैंने। ये तो बस मैं अभी कर देती हूँ मम्मी। नेहा जोश में आ जाती है और मिक्सर के जार का ढक्कन ठीक से लगाए बिना ही मिक्सर ऑन कर देती है। फिर तो किचन में जो हुआ उसके लिए उसकी गालियां सुनना तो तय था। पूरी की पूरी चटनी छींट कर किचन के कोने कोने में जा पहुंचती है और साधना का पारा हाई से भी ऊपर चला जाता है। बेवकूफ लड़की, किचन का क्या हाल कर दिया तूने, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। मुझे पता था कि तू कोई ना कोई कांड जरूर करेगी, इसलिए मैं तुझे मदद करने से मना कर रही थी। लापरवाही की भी हद है। सॉरी मम्मी, मैं अभी साफ कर देती हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। तू तो रहने दे मेरी माँ, मेरी सहेलियां बस आती ही होगी, तू कोई और नया कांड करके रख देगी। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी और आप मुझे इतनी बातें सुना रही हो। सब समझती हूँ, बिना मतलब के तू अपनी खुद की मदद ना करे, मैं तो दूर की बात हूँ। जा अब यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि आपकी मदद करने के पीछे मेरा कोई मतलब नहीं था, इंसानियत के नाते कर रही थी मैं आपकी मदद। इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं मतलब के लिए कुछ भी करूंगी। नेहा रोने का नाटक करते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है और राहत की सांस लेते हुए अपने आप से कहती है, आज तो मार खाने से बाल बाल बच गई मैं। वक्त पर ड्रामा ना करती ना तो एक हाथ थप्पड़ पड़ना तो पक्का ही था। साधना पूरी मेहनत से रसोई के कोने कोने से दाग साफ कर लेती है और जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये लड़की ससुराल में मेरा नाम जरूर खराब करेगी। एक तो डांटो मत, और डांट दिया तो ऐसा चेहरा बनाएगी जैसे सारी गलती सामने वाले की हो, इसकी कोई गलती ना हो। कुछ दिनों के बाद नेहा के लिए सुनिश्चित और अच्छे पद पर काम करने वाले नीरज का रिश्ता आता है और अच्छा घर और वर देखकर साधना और सुशील बात आगे बढ़ाते हैं। कितना अच्छा रिश्ता है, पत्रिका भी अच्छे से मिल रही है दोनों की। ना कहने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, आप तो आज ही उन्हें अपने यहाँ आने का न्योता दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, उस घर में जाकर तो मेरी बेटी के भाग ही खुल जाएंगे। मैं आज ही उन्हें फोन करता हूँ, तुम सब नेहा की ट्रेनिंग अब शुरू कर दो। सही कह रहे हैं आप, भरा पूरा परिवार है इन लोगों का। वहां तो वो लोग इसका बचपना और आलसी स्वभाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हंसी उड़ाएंगे सो अलग। सुशील लड़के वालों को फोन लगाकर उन्हें अपने यहाँ आने का न्योता देता है और वो लोग न्योता स्वीकार करके 1 हफ्ते के बाद आने का कहते हैं। साधना की धड़कनें तेज हो जाती हैं और नेहा से कहती हैं, नेहा अब तेरी शादी होने वाली है, तुझे अब ये बचपना छोड़ना पड़ेगा बेटा, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मम्मी आप तो मुझे हमेशा ऐसे कहती हो जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता है। थोड़ी बहुत गलती तो हर इंसान से हो सकती है ना। थोड़ी बहुत समझ में आती है बेटा, लेकिन तू तो गलतियों का जीता जागता पुतला है। एक भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता है, ऊपर से अगर कोई समझाए तो मुंह बना लेती है या रोने लगती है। ऐसा मैं तब करती हूँ मम्मी जब मुझे पता होता है कि मैं गलत नहीं हूँ। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं कि बिना बात के मुंह बनाऊंगी। तुझे तो भगवान ही समझा सकता है। अब तू और तेरी किस्मत, समझाना मेरा काम था और सो समझा दिया। नेहा को हिदायतें देकर साधना मेहमानों के आने की तैयारी करने में व्यस्त हो जाती है। नियत समय पर नीरज और उसके घर वाले शादी की बातचीत करने के लिए आ जाते हैं। साधना किचन में अपने हाथों से चाय नाश्ते की ट्रे सजाती है और नेहा को समझाती है, बेटा जब मैं तुझे आवाज दूं ना तो तू चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर धीरे धीरे चलते हुए बाहर आना। कोई गड़बड़ नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम आराम आराम से चलते हुए आना। पहले एक एक करके नाश्ते की दोनों ट्रे लाना और फिर उसके बाद चाय गर्म करके लाना। समझ गई मम्मी, यही बात आप 4 बार मुझे समझा चुकी हैं। फिर भी इस लापरवाह लड़की का कोई भरोसा नहीं है। भगवान करे सब ठीक हो जाए। नीरज के घर से उसके अलावा उसके माता पिता रेखा और राजेश और भाई भाभी दीपक और शुभ आए थे। मेहमानों से कुछ देर बातें करने के बाद साधना धीरे से नेहा को आवाज लगाती है, नेहा बेटा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। आलस और शॉर्टकट पाने की आदत की मारी नेहा नाश्ते की प्लेट एक ही ट्रे में एक के ऊपर एक रखती है और साइड में चाय के कप भी जैसे तैसे एडजस्ट करके ले आती है। उसे इस तरह ट्रे लेकर आता देखकर साधना का माथा ठनक जाता है और वो बात संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, बेटा तुमने तो कितने अच्छे से ट्रे सजा कर रखी थी, फिर ऐसे क्यों लाई हो बेटा? वो 2 ट्रे तो मैंने अपनी सजाई थी मम्मी, मुझे बेकार में 2 चक्कर लगाना पड़ता ना, इसलिए मैं एक साथ ही सब कुछ ले आई। मुझे इस भारी भरकम सूट में ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। साधना और सुशील मेहमानों के सामने शर्मिंदा से हो जाते हैं, लेकिन सुंदर और प्यारी सी नेहा की मासूमियत और भोलेपन मेहमानों का दिल जीत लेते हैं। ठीक है तुमने बेटा, तुम्हारे जैसी नाजुक और प्यारी सी लड़की ऐसे 2-2 चक्कर क्यों लगाए भला? देखा, आप सभी मुझे आंखें दिखा रही थी मम्मी,
लेकिन आंटी जी को भी सही लगा। बस आप लोग ही मुझे हमेशा गलत समझते हैं, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। नहीं भाई, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, बल्कि हमें तो बहुत पसंद आई हो। साधना जी, सुरेश जी, हम सबको तो आपकी बेटी बड़ी पसंद आई है। पत्रिका तो पहले ही मिल गई है, अब शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं। इस तरह नेहा और नीरज की शादी तय हो गई है। साधना और सुशील चैन की सांस लेते हैं कि उनकी लापरवाह और आलसी बेटी को समझने वाला परिवार मिल गया है। साधना, उस दिन नेहा की हरकत पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ कि नेहा कैसी है कि उनके सामने बाद में आता तो शायद अच्छा नहीं होता। हाँ जी, ये तो अच्छा हुआ, सब कुछ उनके सामने ही था। वो लोग चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन हमारी नेहा का भाग्य उसी घर से ही जुड़ा था। और इस तरह नीरज और नेहा शादी के गठबंधन में बन जाते हैं। साधना की सख्त हिदायत को ध्यान से रखते हुए 3-4 दिन तक नेहा अपने आप को खूब अच्छे से संभालती है और कोशिश करती है कि उससे कोई गलती ना हो। लेकिन 5वें दिन तो गलती हो ही जाती है, जिसे सब हंसकर टाल देते हैं। बेटा, आज तुम सबको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ। सबसे पहले सूजी के हलवे से शुरुआत करें। आता है ना तुम्हें? हाँ मम्मी जी, मुझे आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ सारी चीजें सामने रखिए, कुछ लगे तो शोभा को बुला लेना। हाँ माँ, मैं यहीं बाहर बैठी हूँ, तुम मुझे बुला लेना। नेहा को सामान दिखाकर किचन में अकेला छोड़कर सब बाहर चले जाते हैं। नेहा याद करती है कि उसे साधना ने हलवा बनाना कैसे सिखाया था। हाँ, मम्मी ने बताया था कि सूजी, चीनी और घी बराबर मात्रा में लेना है। मम्मी तो खूब देर तक सूजी को भूनती रहती थी, मैं तो इतना नहीं कर सकती। ऐसा करती हूँ, सबको एक साथ मिलाकर माइक्रोवेव में रख देती हूँ, बिना मेहनत के 5 मिनट के अंदर हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जो होना था वही होना था। हलवा सुनहरा होकर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसे देखकर सब खूब हंसते हैं। तुम्हें मम्मी जी ने सूजी का हलवा बनाने के लिए कहा था, केक बनाने के लिए नहीं कहा था नेहा। लेकिन ये केक भी तो बड़ा पत्थर दिल निकला। भाभी, फेविकॉल का मजबूत जोड़ा है, जल्दी टूटेगा नहीं। सब माहौल को हल्का बनाने के लिए कुछ न कुछ हंसकर कह रहे थे। नेहा को लेकिन बुरा लगता है और वो तुनक कर कहती है, अब इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई है मुझसे। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि आप मुझ पर यूं हंस रहे हैं। सब एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनकी हंसी फिर से छूट जाती है। अब तो इसी तरह छोटी छोटी गलतियां और लापरवाहियां करते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन अब नेहा की वही छोटी गलतियां बड़ी गलतियों में बदलने लगती है। और जहां घर वाले उसे मजाक समझ कर टाल देते थे, वहीं अब चिढ़ने भी लगते हैं। एक दोपहर सब सोए हुए थे और नेहा हॉल में मूवी देख रही थी, तभी लैंडलाइन फोन बजता है। अब इतनी दोपहर को किसका फोन आया है? अब उठकर फोन तक जाना पड़ेगा। रहने देती हूँ, वरना मेरी मूवी की बैंड बज जाएगी। फोन फिर से बजता है। नेहा चिढ़कर उठाती है और फोन उठाते ही वो मोहल्ले की रानी भाभी का फोन होता है। कौन नेहा बोल रही हो बेटा? तुम्हारी मम्मी जी उठे तो उन्हें याद से बता देना कि कल मेरे यहाँ मुंडन का प्रोग्राम है, सबको याद से आना है ठीक 5 बजे। नेहा का पूरा ध्यान मूवी में रहता है, इसलिए वो लापरवाही से हाँ कहकर फोन रख देती है और ये बात भूल जाती है। बाद में भी उसे याद नहीं आता और अगले दिन शोभा रेखा से कहती है, मम्मी जी, आज रानी भाभी के यहाँ मुंडन का प्रोग्राम था, उन्होंने हमें छोड़कर पूरे मोहल्ले को बुलाया है। वो ऐसा नहीं कर सकती बेटा, जरूर काम के चक्कर में भूल गई होगी बेचारी। मैं कल बात करूंगी उससे कि कोई नाराजगी तो नहीं। दोनों की बातें सुनकर नेहा को फोन वाली बात याद आती है और वो घबरा कर कहती है, मम्मी जी, कल दोपहर को रानी भाभी का फोन आया था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। बेटा, ऐसी जरूरी बातें तो याद रखना चाहिए ना, कैसे भूल गई तुम? छोटी छोटी बातों से लापरवाही एक बार ठीक है नेहा, लेकिन बड़ी बातों में ऐसा नहीं चलता ना। तुम तो हमेशा रोनी सूरत बनाकर कह देती हो कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, भुगतना तो हमें ही पड़ता है ना। दोनों से अच्छी खासी डांट सुनकर नेहा तुनक कर कहती है, सॉरी तो कह दिया ना मैंने, फिर भी आप मुझे सुनाई चली जा रही हैं। इतनी भी बुरी नहीं हूं कि मुझे सब कहा जाए। इतना भी कुछ नहीं कहा है हमने तुम्हें, हम तो बस समझा रहे हैं तुम्हें। लेकिन नेहा बात को ना समझते हुए गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन तो नेहा आलस और लापरवाही के कारण ऐसा कुछ कर देती है कि बड़े झगड़े की नौबत तक आ जाती है। एक दिन शोभा बाहर जाते समय नेहा से कहती है, नेहा मैं बाहर जा रही हूँ, कचरे वाले की गाड़ी आए तो तुम ये कचरा नीचे देकर आ जाना। नेहा हाँ तो कह देती है, लेकिन अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गाने सुनने में मग्न हो जाती है। कुछ देर बाद उसे कचरा डालने की याद आती है, लेकिन तब तक कचरे वाला जा चुका था। हे भगवान, अब क्या करूं? मैं तो कचरे की गाड़ी के बारे में भूल गई। अब तो मम्मी जी और भाभी जी मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना देगी कि बस क्या करूं, मैं क्या करूं। सोचते सोचते नेहा को एक आइडिया आता है और वो डस्टबिन का सारा कचरा पीछे की बालकनी में नीचे फेंक देती है, जिसे सोसाइटी के एक बुजुर्ग मेंबर देख लेते हैं, जिसका नेहा को पता नहीं चलता। और वो रिलैक्स होकर कहती है, चलो जान छूटी, यहाँ इतने सारे फ्लैट से किसने कचरा फेंका है किसी को पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद वो अंकल सोसाइटी और मेंबर्स को लेकर आते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, ये देखिए, ये हमारी सोसाइटी के खुद को पढ़े लिखे कहलाने वाले लोग और उनकी ऊंची हरकतें। मैंने खुद अपनी आंखों से इनकी छोटी बहू को बालकनी से कचरा फेंकते हुए देखा है। उस दिन सबके सामने पूरे परिवार की काफी बेइज्जती होती है और अब सजा के तौर पर सब ये डिसाइड करते हैं कि नेहा को कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे। लेकिन कुछ दिन तो सब यही रहता है, लेकिन अब नेहा को परिवार का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वो और गिल्टी फील करने लगती है। एक दिन तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो शर्मिंदा होकर कहती है,
मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज ऐसी सजा मत दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो प्लीज मुझे डांटिए और समझाइए। अब इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं कि मुझसे ऐसा बर्ताव किया जाए। ये कहकर नेहा रोने लगती है और सबका दिल पसीज जाता है। रेखा उसे हंसाने के लिए कहती है, तो बेटा जी कब कर रही हो अगली गलती और कब कहोगी मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ।